हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे कि व्यंजन संधि क्या है, किसे कहते हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के नियम कौन कौन से हैं, और व्यंजन संधि के नियमों में कौन सा नियम के आधार पर कौन सा वर्ण किस वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना था कि व्यंजन संधि क्या है, और फिर इसके बाद जाना था कि व्यंजन संधि के नियम क्या हैं। तो व्यंजन संधि के हमने 3 नियमों के बारे में जाना था कि व्यंजन संधि के 3 नियमों के बारे में पिछली वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, लेकिन हम शॉर्ट में देखते हैं कि व्यंजन संधि का पहला नियम कौन सा था। तो व्यंजन संधि का पहला नियम था कि जब किसी भी वर्ग का पहला अक्षर यानी का, चा, टा, ता, पा का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी गा, जा, डा, दा और बा में हो जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो हमने जाना था कि जब किसी शब्द के पहले नियम के बारे में कि जब किसी शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, तो वहाँ पर का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर यानी जा, गा, जा, डा, दा और बा में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम था। फिर हमने दूसरे नियम के बारे में जाना था कि दूसरा नियम क्या है। तो जब किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के पहले अक्षर का परिवर्तन अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में हो जाता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यानी किसी भी वर्ग का, तो वर्ग यानी का, चा, टा, ता, पा वर्ग का अपने ही वर्ग यानी का अंगा, चा का इया, टा का ड़ा, ता का ना और पा का मा में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो यह व्यंजन संधि का दूसरा नियम था। फिर हमने व्यंजन संधि के तीसरे नियम के बारे में जाना था कि व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है। तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम कि दंतीय सा का परिवर्तन मूर्धनीय सा में परिवर्तन होना व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दंतीय सा हो, तो ई और सा के दोनों के मिलने से जो बनने वाला शब्द था, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। तो ई और दंतीय सा के मिलने से मूर्धनीय सा में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो अब हम उसी के आगे चौथा नियम के बारे में देखते हैं कि चौथा नियम क्या है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का चौथा नियम तो माँ संबंधी नियम। तो हम देखेंगे कि माँ संबंधी नियम कैसे होगा। तो यदि किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर यानी किसी भी शब्द का यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर माँ हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन अथवा का से माँ तक कोई वर्ण आए, तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में बदल जाता है या अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम माँ संबंधी नियम या व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी अक्षर आया हो, तो माँ का परिवर्तन यानी अनुस्वार में बदल जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर और
दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी हो तो कैसे माँ अनुस्वार में बदल जाता है, तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। संयोग, संयोग, तो संयोग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो सम और योग से मिलकर संयोग बना होता है। तो सम का यानी माँ, यहाँ पर शब्द का पहला अक्षर माँ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी वर्ण यानी या वर्ण है, तो यह माँ का, इसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो माँ बदल जाएगा संयोग में, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो दूसरा उदाहरण है अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। तो यहाँ पर अलम यानी अलम का माँ यानी शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का वर्ण है, तो यानी किसी भी शब्द का कोई भी वर्ण यानी किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आया हुआ है, तो यहाँ पर जो माँ है, तो अब माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। क्योंकि माँ अनुस्वार में बदल गया है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। संगम, संगम, संगम भी दो शब्दों के योग से बना हुआ है। संधि विच्छेद करने पर सम और योग से मिलकर संगम बना हुआ है। तो यहाँ पर सम का यानी अंतिम अक्षर माँ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर य वर्ण है, तो जो सम का माँ है, तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। सम्मान, सम्मान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और मान मिलकर सम्मान बना है। तो सम का यानी माँ अंतिम अक्षर माँ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी कोई भी वर्ण आया हो, तो पहले शब्द का माँ अनुस्वार में बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण संसार। संसार भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और सार मिलकर संसार बना होता है। तो सम का अंतिम अक्षर माँ है और सार यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, तो सम का माँ अब अनुस्वार में बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण है संहार। तो संहार भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और हार मिलकर संहार बना होता है। तो यहाँ पर सम का माँ, सम का जो माँ है, तो माँ अनुस्वार में बदल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। तो पांचवा नियम के बारे में जानेंगे कि व्यंजन संधि में पांचवा नियम क्या है। तो पांचवें नियम में छ संबंधी नियम। तो हम देखेंगे कि छ संबंधी नियम में क्या है और कैसे इसका परिवर्तन होता है। तो जब पहले शब्द के अंत में यानी पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में पहला वर्ण छ हो, पहला वर्ण छ हो, तो छ के पहले आधा चा लग जाता है, तो वहाँ पर
व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई भी अक्षर हो या कोई स्वर वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ हो तो वहाँ पर जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि छ के पहले आधा च वर्ण जुड़ जाता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो जैसे किसी भी शब्द के अंत में यहाँ पर स्वर हो या दूसरा कोई वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ वर्ण हो तो कोई परिवर्तन न होकर बल्कि आधा छ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे विच्छेद, विच्छेद दो शब्दों से मिलकर बनता है वि और छेद। पहले शब्द के अंत में यहाँ पर ई स्वर है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ वर्ण आया है, तो इस छ या ई में कोई परिवर्तन किए बगैर यहाँ पर आधा च छ के पहले जुड़ जाता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। जैसे छ के पहले हमने यहाँ पर आधा च वर्ण जोड़ दिया है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो दूसरा उदाहरण है अनुच्छेद। अनुच्छेद दो शब्दों से मिलकर बना है अनु और छेद। तो यहाँ पर पहले शब्द के अंत में स्वर वर्ण है यानी ऊ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ वर्ण है, तो छ के पहले हम च जोड़ देंगे यानी आधा च वर्ण जुड़ेगा, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट उदाहरण है, तो स्वच्छंद भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है स्व और छंद। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर आ है यानी स्वर है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छ वर्ण है, तो छ के पहले आधा च वर्ण लगा देंगे और तो यहाँ पर भी बनेगा स्वच्छंद। तो स्वच्छंद भी व्यंजन संधि होगा यानी स्वच्छंद में भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है छत्र छाया। छत्र छाया यानी छत्र छाया भी दो शब्दों से मिलकर बना है छत्र और छाया मिलकर छत्र छाया बनता है। तो यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छ है, तो छ के पहले आधा च वर्ण जोड़ देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है वृक्षाया। तो वृक्षाया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संधि विच्छेद करने पर वृक्ष और छाया मिलकर वृक्षाया बनता है। तो यहाँ पर वृक्ष का यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छ वर्ण है, तो इसमें छ के पहले आधा च वर्ण लगा देते हैं और कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तब हम नेक्स्ट नियम के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट नियम क्या है। तो नेक्स्ट नियम है न संबंधी नियम। तो न का परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो हम देखेंगे कि न संबंधी नियम, यदि पहले शब्द के अंत में
यानी पहले शब्द के अंत में री, रा और सा वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना वर्ण आए तो ना का परिवर्तन, यानी ना का जो परिवर्तन होगा वो ड़ा में हो जाएगा, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में री, रा और सा वर्ण आते हैं और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना वर्ण हो तो ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है, या रसरी के कारण ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है अगर किसी भी शब्द में री, रा और सा वर्ण लगा हो। परिणाम, तो परिणाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यह संधि विच्छेद करने पर यह परि और नाम से मिलकर बना होता है। तो परि और नाम से मिलकर परिणाम बनता है, तो यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर रा वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ना वर्ण है, तो इसीलिए रा के कारण यहाँ पर ना का जो परिवर्तन ड़ा में हो जाता है, तो यहाँ पर परिणाम की जगह परिणाम हो जाता है। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है प्रमाण। प्रमाण को भी संधि विच्छेद करने पर यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रा और मान से मिलकर बना होता है। प्रमाण तो यानी प्रमाण में तो प्रा में यानी रा वर्ण और रा के कारण यहाँ पर जो ना का परिवर्तन होगा तो ड़ा में हो जाता है, तो इसीलिए रा के कारण प्रमाण बन जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण था ऋण। ऋण तो ऋण भी संधि विच्छेद करने पर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। री और ना से मिलकर बनता है ऋण। तो री का यहाँ पर ये री वर्ण अपने आप में आया हुआ री और पहले शब्द का अंतिम अक्षर री और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ना है, तो री के कारण ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है। तो ऋण भी यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, या ऋण में भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट उदाहरण है भूषण। भूषण तो भूषण का संधि विच्छेद करने पर भूषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। भूष और अन, तो भूष और अन से मिलकर भूषण बना होता है। तो पहले शब्द के अंत में मूर्धन्य सा आया हुआ है और दूसरे शब्द के अंत में न वर्ण आया हुआ है, तो न का परिवर्तन ड़ा में हो जाता है कि मूर्धन्य सा के कारण न का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। तो अर्थात रा, सा और री के कारण न का परिवर्तन ड़ा में, ड़ा वर्ण में हो जाता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो परिणाम, प्रमाण, ऋण और भूषण में व्यंजन संधि का प्रयोग होगा न संबंधी नियम के आधार पर। तो हम नेक्स्ट नियम के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या है। यदि किसी शब्द के अंत में ता अथवा दा हो, यानी किसी भी शब्द के अंत में ता अथवा दा हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाछा, जाझा, टाठा, डाढ़ा, ताथा, पाफा
ला हो तो इनका परिवर्तन निम्न आधार पर किया जाता है। तो जैसे हम देखेंगे कि किसी शब्द के अंत में ता और दा हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, पा, फा और ला हो तो इनका परिवर्तन यानी पहले शब्द के अंत में ता और दा होगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर चा और छा है तो चा और छा का जो परिवर्तन होगा तो चा वर्ण में हो जाएगा, और दूसरे शब्द में अगर जा और झा है तो जा और झा का परिवर्तन आधा जा में हो जाएगा। टा और ठा का परिवर्तन आधा टा में हो जाएगा, और अगर दूसरे शब्द में डा और ढा है तो डा और ढा का परिवर्तन आधा डा में हो जाएगा। इसी तरह ता और ठा का परिवर्तन आधा ता में हो जाएगा, पा और फा का परिवर्तन आधा पा में हो जाएगा, और ला का परिवर्तन आधा ला में हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। तो हमने जाना कि यदि किसी शब्द के अंत में ता और दा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा, छा के स्थान पर चा परिवर्तन हो जाएगा, जा, झा के स्थान पर जा परिवर्तन हो जाएगा, टा और ठा के स्थान पर टा का परिवर्तन होगा, डा और ढा के स्थान पर डब का परिवर्तन होगा, ता और था के स्थान पर ता का परिवर्तन होगा, पा और फा के स्थान पर पा का परिवर्तन होगा, और उसी तरह ला का परिवर्तन ला वर्ण में होगा। तो चा, छा का परिवर्तन यानी आधे चा, आधा चा, आधा जा, आधा टा, आधा डा, आधा ता और आधा पा और आधा ला में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो अब हम एक एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे किसी शब्द के अंत में अगर ता और दा है तो कैसे इनका परिवर्तन होता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि इनका परिवर्तन निम्न है। तो ये परिवर्तन था कि ता और दा के बाद चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था और पा, फा और ला के स्थान पर क्रमशः चा, जा, टा, डा, ता, पा और ला में परिवर्तन आधे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। जैसे उच्चारण में तो उच्चारण का संधि विच्छेद करने पर बनता है उत और चारण। तो उच्चारण उत और चारण मिलकर उच्चारण बनते हैं। तो यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चा है, तो ता का परिवर्तन आधे चा में हो जाता है, क्योंकि दूसरे शब्द का पहला अक्षर चा वर्ण है। तो ता का परिवर्तन चा में यानी आधे चा में हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद करने पर दो शब्दों से मिलकर बना है उत और ज्वल। जो उत और ज्वल मिलकर उज्ज्वल बनते हैं। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो पहले शब्द के अंत में ता वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जा और झा वर्ण आ सकता है। तो यहाँ पर जा वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ता का परिवर्तन
आधे जा में होगा तो यहाँ पर भी उत और ज्वल मिलकर उज्ज्वल उज्ज्वल बनता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है तट्टिका। तो तट्टिका का संधि विच्छेद करने पर तत् और टीका से मिलकर तट्टिका बनता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होगा, क्योंकि तत् यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर टा है, तो जो ता का परिवर्तन है वो आधे टा में हो जाएगा, क्योंकि दूसरे अक्षर के आधार पर यहाँ पर जो ता वर्ण है वो टा में यानी आधे टा में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण है उड्डयन। उड्डयन, तो उड्डयन का संधि विच्छेद करने पर उड्डयन भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उत और डयन मिलकर उड्डयन बना होता है, तो उत का यानी ता का उत यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर डा है, तो ता का परिवर्तन आधे डा में हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वर्ण डा है, तो ता आधे डा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है या व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद करने पर उल्लास दो शब्दों से मिलकर बनता है, उत और लास। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ला है, तो ता का परिवर्तन आधे ला वर्ण में हो जाएगा, क्योंकि दूसरे शब्द के आधार पर ही अपना रूप परिवर्तन करता है, तो दूसरा वर्ण ला है, तो इसीलिए ता आधे ला में परिवर्तन हो जाता है, तो उत लास मिलकर उल्लास बन जाता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उल्लेख। उल्लेख का संधि विच्छेद करने पर उल्लेख दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उत और लेख। तो उत और लेख मिलकर उल्लेख बना होता है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होगा, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ला वर्ण है, तो ला के आधार पर ता परिवर्तन होगा, तो ता आधे ला में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। इसीलिए उत और लेख मिलकर उल्लेख बनता है। तो हमने जाना कि उच्चारण, उज्ज्वल, तट्टिका, उड्डयन, उल्लास और उल्लेख में व्यंजन संधि का प्रयोग होता है, क्योंकि पहले शब्द के अंत में ता और दा आया हुआ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाछा, जाजा, टाठा, डाढ़ा, ताथा, पाफा और ला वर्ण हो, तो इनका परिवर्तन क्रमशः चाछा का चा में, जाझा का जा में, टाठा का टा में, डाढ़ा का परिवर्तन डा में, ताथा का परिवर्तन ता में और पाफा का परिवर्तन पा में और ला का परिवर्तन आधे ला में, यानी इन सभी वर्णों का परिवर्तन आधे वर्ण में हो जाता है। जो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आता है तो उसी वर्ण का आधा अक्षर प्रयोग किया जाता है, या पहले शब्द के अंत में जो शब्द प्रयोग किया जाता है तो दूसरे शब्द के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, तो वहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। तो हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जाना कि व्यंजन संधि के नियम थे, जो हमने विस्तृत अध्ययन और विस्तृत परिचर्चा की है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया पार्ट लेकर आएंगे विसर्ग संधि के बारे में।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।